तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कर्नल। और दोस्तों, कल हम ऑलरेडी सैलरी चैप्टर में अलाउंसेस वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अलाउंसेस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एक बार एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों, अलाउंस होता क्या है। अलाउंस का मतलब है एक फिक्स मॉनेटरी पेमेंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है, चाहे वो हाउस का रेंट पे करने के लिए करे, चाहे यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस के लिए करे, चाहे वो कन्वेंस के लिए करे। अच्छा दोस्तों, ये जो अलाउंसेस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमें अलाउंसेस के टाइप्स के बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। तो कल की क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग पार्टली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस क्या होते हैं, मैंने बताया था कि यहां पर कुछ एग्जम्पशन मिलती है। या तो एग्जम्पशन होती है एक्सपेंडिचर पर बेस, या वो एग्जम्पशन होती है लिमिट पर बेस। दोस्तों, एग्जम्पशन अगर एक्सपेंडिचर पर बेस होती है तो आपको वहां पर 6 अलाउंस के नाम याद रखने थे, जैसे ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म अलाउंस। जितना खर्चा कर दोगे उतनी एग्जम्पशन मिल जाएगी और बैलेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा यहां पर ध्यान रखना कि जो भी खर्चा किया गया है भाई, जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होना चाहिए। वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होना चाहिए। दूसरी और लिमिट बेस अलाउंस मैंने बताए थे, वहां पर आपको अलाउंस का नाम भी याद रखना पड़ेगा और वहां पर जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है माय डियर फ्रेंड्स, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों के लिए एग्जामेशन है। हॉस्टल वाले में 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जामेशन है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जामेशन जो मिलती है वो हैंडीकेप्ड एम्प्लॉइज को मिलती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए, और वो 3200 पर मंथ मिलती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें दोस्तों एक स्पेशल नेचर का अलाउंस दिया जाता है, जहां पर अलाउंस का 70% और 10,000 पर मंथ फिक्स लिमिट है। जो लोअर होगा उतने का डिडक्शन मिलेगा। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ एग्जामेशन है। ट्राइबल एरिया में 200 रुपया महीने का एग्जामेशन है। हिल बॉर्डर रिमोट एरिया अलाउंस में 200 रुपया से लेकर 7,000 रुपया महीने का लिमिट है भाई। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट आप लोग याद रख लो। तो कुल मिलाकर कल मैंने आपको 6 तो एक्सपेंडिचर वाले अलाउंस पढ़ाए थे और 7 मैंने आपको लिमिट वाले पढ़ाए थे। तो दोस्तों 13 अलाउंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल अलाउंस के बारे में पढ़ाऊंगा, और ये जो स्पेशल अलाउंस है माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम है HRA। इसका नाम है दोस्तों HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अच्छा दोस्तों, ये जो हाउस रेंट अलाउंस होता है ना, इसमें भी आपको पार्ट एग्जम्पशन मिलती है। और HRA क्यों दिया जाता है, पहले तो इसका बेसिक मीनिंग समझ लो। देखो, HRA का जो बेसिक पर्पस है ना माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक पर्पस वो ये है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान रेंट पर लेने के लिए, हाउस रेंट पर लेने के लिए ये वाला अलाउंस देता है, जिसे हम लोग HRA बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, HRA मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आप लोगों को माय डियर फ्रेंड्स HRA नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को HRA में मिलने वाली एग्जम्पशन पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों, HRA पर जो एग्जम्पशन मिलती है ना, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। HRA में जो आपको एग्जम्पशन मिलेगी वो सेक्शन 10 में मिलेगी और उसका सब सेक्शन है 13A। तो आप वहां पर HRA की एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये एग्जम्पशन कैसे क्लेम होती है, ये सारा डिटेल डिस्कशन आज की क्लास में हम करेंगे। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है HRA का वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर चाहे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या डेस्क्रिप्टिव हो, अगर आपको कैलकुलेट करना आता है दोस्तों तो आप बहुत इजीली HRA पर मिलने वाली एग्जम्पशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए, आप सभी लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो और वहां पर भाई साहब लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो दोस्तों। वहां मैं आपको HRA का कंप्लीट एग्जामिशन यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तैयार हो जाइएगा, है ना। दिल थाम कर बैठिएगा माय डियर फ्रेंड्स, दिल थाम कर बैठिएगा।
तो अगर आप यहां पर एचआरए के बारे में देखोगे तो ये जो एचआरए होता है भाई, इसके अंदर एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10 और सबसेक्शन 13A। ये एग्जम्पशन आपको सेक्शन 10 में मिलेगी और इसका सबसेक्शन है 13A। इसके अंदर यू कैन क्लेम एग्जम्पशन। अच्छा, तो सबसे पहली बात है कि भाई एम्प्लॉयर आपको यहां पर क्या पे करेगा। एम्प्लॉयर आपको रेंट पे करने के लिए अलाउंस देता है कि भाई एम्प्लॉय, अगर तुम मकान रेंट पर लेते हो तो ये लो जी, तुम्हारे को मैं एक अलाउंस दे रहा हूं जिससे तुम अपना रेंट पे कर दो। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, ये अलाउंस केवल उन्हीं एम्प्लॉइज को मिलता है क्या जिनके पास खुद का मकान नहीं होता? क्या ये उन्हीं को मिलेगा? जी नहीं। एक एम्प्लॉयर एचआरए का अमाउंट हर एम्प्लॉय को देता है। जिसके पास हाउस है उसको भी देता है, जिसके पास हाउस नहीं है उसको भी देता है। ठीक है, तो कितना एचआरए मिला है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। मेन बात यह है कि भाई एग्जम्पशन कैसे निकलेगी। ठीक है, एग्जम्पशन कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों एचआरए कैलकुलेट करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट है एचआरए में मिलने वाली एग्जम्पशन को कैलकुलेट करना। और एचआरए के अंदर जो एग्जम्पशन मिलती है ना दोस्तों, वो आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर मिलती है। कितनी मिलती है वो मैं आपको बता देता हूं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको दोस्तों यहां पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। और इन 3 पॉइंट्स में जो सबसे लोअर रहेगा उतने अमाउंट की दोस्तों आप एग्जम्पशन ले पाओगे। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या लिखा है? फॉर रेलिवेंट पीरियड। तो दोस्तों रेलिवेंट पीरियड का मतलब ये होता है कि एग्जम्पशन जो मिलती है वो उसी पीरियड के लिए मिलती है जिस पीरियड में आपने मकान रेंट पर लिया है। मतलब आपको हाउस रेंट पर लेना बहुत जरूरी है। सपोज करो दोस्तों आपका खुद का मकान है और आप हाउस को रेंट पर नहीं लेते हो, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, एग्जम्पशन कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है भाई। आपको यहां पर कोई एग्जम्पशन कैलकुलेट नहीं करनी। कोई एग्जम्पशन आप लोग यहां पर कैलकुलेट मत करना, बल्कि जितना एचआरए मिला है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। वो हमारा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो एग्जम्पशन तभी मिलती है जब आप रेंट पर हाउस लेते हो। जैसे सपोज करो दोस्तों आपने पूरे 12 मंथ्स नौकरी करी, 12 महीने, लेकिन आपने हाउस रेंट पर 8 महीने लिया, तो मुझे बताओ एग्जम्पशन कितने मंथ्स के लिए निकलेगी? 8 मंथ्स के लिए निकलेगी। 4 महीने का जितना भी एचआरए मिलेगा वो एचआरए फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो जितने पीरियड के लिए आप हाउस रेंट पर लेते हो उस पीरियड का ही हम एग्जम्पशन कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेलिवेंट पीरियड। अच्छा, एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट होती है इस बात को भी हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात हमें यहां पर लिखना पड़ेगा एक्चुअल एचआरए रिसीव। हमें कितना एचआरए मिला है, कितना एचआरए हमें मिला है। तो ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा भाई 10,000 रुपया महीना मिला है या 12,000 रुपया महीना मिला है। जितना एचआरए मिला है भाई उतना लिख लो। अगर सपोज करो आपको 10,000 रुपए महीने मिला है तो मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा 1,20,000। 8 महीने मिला है तो 8 महीने का लिख लो। तो एक्चुअल एचआरए आपको जितना भी मिला है दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, उसे आप सबसे पहले लिख लो। दूसरा पॉइंट क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जितना रेंट आप पे करोगे, क्योंकि भाई जब एचआरए मिला होगा तो रेंट तो पे किया होगा आपने, तो इसका मतलब अगर जो बंदा रेंट पे नहीं करता वो एग्जम्पशन ले ही नहीं सकता। रेंट पे करना बहुत जरूरी है। तो जितना आप रेंट पे करोगे ड्यूरिंग द ईयर वो आप लिख लो, माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी।
माइनस क्या कर दो भाई 10% ऑफ सैलरी। देखो ये सारी चीजें लॉ में फिक्स है, ये मैंने नहीं बनाया है भाई। ये जो 10% ऑफ सैलरी है ना, ये लॉ के अंदर फिक्स है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये 10% आपको यहां पर माइनस करना ही करना है, ठीक है। ओके सर। इसके बाद 40% ऑफ सैलरी, ये भी लॉ में फिक्स है, 40% ऑफ सैलरी। अच्छा, सैलरी का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले आप लिख लो एक्चुअल एचआरए रिसीव, कितना एचआरए मिला है, दैट इज ऑलवेज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। कितना रेंट आपने पे किया है माइनस 10% ऑफ सैलरी। जितना रेंट आप पे करोगे उसमें से 10% ऑफ सैलरी को आप माइनस कर दो। और थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाएगा 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। हाँ, लेकिन अगर आपका हाउस दिल्ली में है, अगर आपका हाउस मुंबई में है, अगर आपका हाउस कोलकाता में है, अगर आपका हाउस चेन्नई में है, तो भाई साहब 40 की जगह 50% लेना पड़ेगा। ये जो 4 बड़े मेट्रो सिटी हैं, बड़े मेट्रो सिटी कौन आते हैं बड़े मेट्रो सिटी में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहां पर भाई साहब सैलरी का 50% करना पड़ेगा। बाकी कोई भी जगह आपको दे रखा हो क्वेश्चन में, आप उसको 40% ही लेना सैलरी का। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और जो भी लोअर होगा उतने अमाउंट की आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो आप जब डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा डिटेल में लिखकर करना है। ये तीनों पॉइंट आपको वहां मेंशन्ड करने पड़ेंगे, लोअर निकालना पड़ेगा, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है भाई, तो ये सारा काम आपको जल्दी से रफ में करके फाइनल आंसर कैलकुलेट करके टिक लगाना होगा, राइट। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखो यहां पर एक वर्ड आया है सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सैलरी का मतलब क्या है ये देखो, सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है ये जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो सैलरी का मतलब है एक तो बेसिक सैलरी, एक होता है भाई साहब डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। डीए का मतलब डेली अलाउंस नहीं है ये, यहां पर दोस्तों डीए का मतलब है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। अच्छा सर ये आपने पहले नहीं पढ़ाया दोस्तों, अभी मेरे को और भी अलाउंस पढ़ाने हैं आपको। अभी मेरे को फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस भी आपको पढ़ाना है। जब आप लोग फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस पढ़ोगे ना, तो वहां पर भी डियरनेस अलाउंस का नाम आएगा। तो सैलरी का मतलब देखो एक्चुअली क्या है, सैलरी अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। ये जो सैलरी चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हो ना, सैलरी का मतलब कोई एक चीज नहीं है। आपको मैंने कल वाली क्लास में एक पूरा फॉर्मेट बनवाया था, तो उस फॉर्मेट में जितनी भी चीजें दी गई थी वो सारी चीजें भाई साहब सैलरी हैं। मैंने जो फॉर्मेट कल आपको दिया था, उस फॉर्मेट में मैंने आपको जितनी भी चीजें लिखवाई थी ना, वो सारी की सारी चीजें माय डियर फ्रेंड सैलरी है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? हाँ, सैलरी में सब कुछ आता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। लेकिन दोस्तों अभी जो सैलरी का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट टोटल टैक्सेबल सैलरी। यहां सैलरी का जो मीनिंग हम निकाल रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए, दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। अभी जो सैलरी का मीनिंग मैं आपको निकाल कर दे रहा हूं भाई, वो एचआरए पर मिलने वाली एग्जम्पशन के बारे में दे रहा हूं, है ना, कि भाई एचआरए के केस में आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, उसके लिए मैं आपको सैलरी का मीनिंग बता रहा हूं। तो अगर आपसे मैं बोलूं टोटल सैलरी निकालो, जब तो आपको सैलरी में सब कुछ लेना पड़ेगा, एवरीथिंग, बेसिक सैलरी, अलाउंस, कमीशन, बोनस, परक्यूसिट, एवरीथिंग लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एचआरए का एग्जम्पशन निकालूंगा, हाउस रेंट अलाउंस का, तो वहां पर जो सैलरी वर्ड आएगा, उस सैलरी का मतलब भाई साहब 3 चीजों से है, केवल 3 चीजें जुड़ेंगी, और कोई भी चीज सैलरी में आपको नहीं ऐड करनी है। तो ये जो सैलरी का मीनिंग है, ये
यहां पर क्या है सैलरी का मीनिंग दोस्तों? सबसे पहली बात है बेसिक सैलरी। आपके क्वेश्चन में एक बेसिक सैलरी दी हुई होगी, उसे हम यहां पर सैलरी बोलेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। डीए, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है डियर हिंदी में महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये डीए आपको मिलता है। अच्छा, मैंने डीए के आगे क्या लिखा है भाई? डीए के आगे लिखा है इफ। इफ का मतलब है इफ इट इज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब ये क्या चीज होती है भाई? तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया जिसमें लिखा हुआ है कि डीए 10,000 रुपया महीना मिलेगा। जो डियरनेस अलाउंस मिलेगा वो आपको 10,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या होगा? डीए के आगे ब्रैकेट में लिखा होगा इफ 60% इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई डीए तो 10,000 ही है, आपको जो डीए मिल रहा है वो 10,000 पर मंथ मिल रहा है। लेकिन जब आप रिटायर हो जाओगे, जब आप क्या हो जाओगे भाई? रिटायर हो जाओगे। जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपको पता है दोस्तों रिटायरमेंट के टाइम क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। तो वो जो पेंशन जब मिलेगी तो डीए तो आपको तब भी मिलेगा। बताओ नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि जो पेंशन लेने वाले लोग होते हैं उनको भी डीए मिलता है, क्योंकि महंगाई तो उनके लिए भी बढ़ती है। तो उस समय जो भी डीए की रेट चल रही होगी उसका 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काम आएगा। मतलब आप जब रिटायर होते हो भाई, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो पेंशन मिलती है, चाहे वो ग्रेचुटी मिलती है, चाहे वो लीव सैलरी मिलती है, अभी सारे रिटायरमेंट बेनिफिट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो उस समय पर हम लोग डीए का 60% ही रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट मानेंगे, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो भाई साहब अगर मैं आपसे कह देता हूं कि डीए ले लो, डीए, तो आप पूरा 10,000 महीने का ले लेना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं डीए इफ लेना है, इफ, तो इफ का मतलब समझ जाना कि मैं वो डीए लेने के लिए कह रहा हूं जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। अगर मैं कहीं पर भी डीए के आगे इफ लगा देता हूं तो इफ का मतलब होता है कि वो कंडीशनल डीए आपको लेना है। कंडीशनल का मतलब उतना डीए ही आपको लेना है जितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। तो कभी तो ये बोलेगा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, कभी ये बोलेगा इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड, कभी बोलेगा ये, जैसे 10,000 डीए आ गया क्वेश्चन में और ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा 40% इज अ पार्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। तो चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बोले, चाहे वो प्रोविडेंट फंड का पार्ट बोले, कभी कभी बोलेगा 70% ऑफ बेसिक सैलरी, कि जो है बेसिक सैलरी का 70% जो है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, है ना, ऐसे बोलेगा। 70% ऑफ बेसिक सैलरी बोलेगा। पहले आप बेसिक सैलरी का, जैसे मान लो आपकी बेसिक सैलरी है मान लो 1,00,000 रुपए महीने, तो अगर मेरी बेसिक सैलरी 1,00,000 रुपया महीना है और मुझे कहा गया है कि डीए जो मिलता है, डीए वो बेसिक का 70% है, तो इसका मतलब डीए मेरा कितना हो गया? 70,000 रुपया महीना हो गया। अब डीए के आगे लिखा हुआ है कि 50% इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बताओ दोस्तों, अगर मुझे डीए इफ लेना है तो मैं यहां पर पूरा 70,000 का डीए लूंगा, मैं पूरा 70,000 का डीए लूंगा या 70,000 का 50% 35,000 लूंगा? बताओ मैं क्या लूंगा यहां पर? तो द आंसर इज मैं 35,000 रुपए महीने लूंगा। मैं यहां पर 35,000 पर मंथ लूंगा दोस्तों, ठीक है। तो सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी। सैलरी का मतलब है भाई साहब बेसिक सैलरी। डीए इफ, डीए इफ का मतलब है वो डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है।
क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। सर एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन में डीए तो आ गया और उसके आगे लिखा हुआ है 10,000 पर मंथ, लेकिन हमें कुछ भी नहीं बोला कि कितना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, हमें कुछ बताया ही नहीं क्वेश्चन। तो दोस्तों मुझे बताओ, ये डीए 10,000 महीने का है, लेकिन मुझे तो डीए इफ लेना है, तो मैं कितना डीए लूं, कितना डीए लूं? जब डीए के बारे में उसने रिटायरमेंट बेनिफिट वाली बात बोली ही नहीं दोस्तों, इसका मतलब क्वेश्चन में डीए इफ नहीं है। देखो डीए इफ एक शॉर्ट फॉर्म है। जब जब मैं आपको बोलूंगा डीए इफ लेना है, तो बताओ आप पूरा डीए लोगे या जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है वो डीए लोगे? सर हम वो डीए लेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो जब क्वेश्चन में डीए लिखकर छोड़ दिया, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में डीए इफ है ही नहीं। हमारे क्वेश्चन में डीए इफ है ही नहीं, इसका मतलब ये है दोस्तों। इज इट क्लियर और नॉट? सर अगर ऐसे लिख दे, मान लो 10,000 रुपए महीना डीए और 100% इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इसका मतलब डीए भी 10,000 है। और अगर हमसे ये कहा जाए डीए इफ लेना है, डीए इफ, तो भी हम 10,000 ही लेंगे, क्योंकि 100% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो जब आप लोग टोटल सैलरी निकालोगे ना माय डियर फ्रेंड, टोटल सैलरी, कल मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया था, तो वहां पर तो डीए पूरा पूरा लेना पड़ता है, क्योंकि डीए फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में आता है, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जब जब मैं आपको कहीं पर भी डीए इफ लेने के लिए बोलूंगा, तो डीए इफ का मतलब पता है क्या होता है? उतना ही डीए लो भाई, उतना ही डीए लो जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। पूरा डीए हमें नहीं लेना, वही डीए लेना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। और तीसरी चीज हमें क्या लेनी है? कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन ऑन टर्नओवर। कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन ऑन टर्नओवर, ये तीन चीजें लेनी है। तो हम यहां पर सैलरी में तीन चीजें लेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बेसिक सैलरी, द सेकेंड वन इज कॉल्ड डीए इफ, वो डीए लेंगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। और तीसरी चीज जो हम यहां पर लेंगे, दैट इज कॉल्ड कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन ऑन टर्नओवर। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन में कमीशन दे रखा है, मान लो 10,000 पर मंथ, क्या दोस्तों आप उसे कमीशन ऑन सेल्स में ले लोगे? द आंसर इज नो। अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स कमीशन दिया गया है, 10,000 रुपए महीने का मतलब होता है फिक्स कमीशन, सेल्स से कोई लेना देना नहीं है। तो हां, जब आप टोटल सैलरी निकालोगे तो कमीशन आएगा, कोई सा भी कमीशन हो। लेकिन जब आप सैलरी कंप्यूट कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए एग्जम्पशन, जब आप सैलरी निकाल रहे हो दोस्तों फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए एग्जम्पशन, तो मुझे बताओ क्या हम यहां पर सैलरी कमीशन फिक्स कमीशन है उसको ले लें? ना, हम फिक्स कमीशन को नहीं लेंगे। तो बताओ भाई कौन सी तीन चीजें लेनी है यहां पर सैलरी में? कौन सी तीन चीजें लेनी है? बेसिक सैलरी लेनी है जो डीए इफ है, डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। और हमें कौन सा डीए लेना है भाई? हमें वो डीए लेना है जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। हमें केवल वो डीए लेना है भाई जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। और तीसरी चीज हमें लेनी है कमीशन ऑन सेल्स या टर्नओवर। अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स कमीशन मिलेगा तो हम उसको नहीं लेंगे, हम केवल उस कमीशन को लेंगे जो कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन ऑन टर्नओवर है। तो ये तीन चीजें लेंगे। अगर हमारे पास मान लो केवल बेसिक ही है क्वेश्चन में, तो हम बेसिक ले लेंगे, हम डीए फॉर कमीशन नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स हमको दे ही नहीं रखा, तो फिर हम बेसिक सैलरी और डीए ले लेंगे। तो दोस्तों ये है सैलरी का मीनिंग। जब आप एचआरए की एग्जम्पशन निकालते हो तो सैलरी में तीन चीजें लेनी होती है। बेसिक सैलरी लेनी होती है, डियरनेस अलाउंस लेना होता है, लेकिन कौन सा वाला? जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। और तीसरी चीज आपको लेनी पड़ती है कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन ऑन टर्नओवर।
कमीशन ऑन सेल्स बोलो या कमीशन ऑन टर्नओवर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। बाकी आप टेंशन मत लो, अभी मैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बढ़ेगा। अच्छा, जो मेरा पहले नंबर का नोट है दोस्तों, वो क्या कहता है? एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल, एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल टू एन असेसी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। देखो, ये मत सोचना कि ओन हाउस है तो एचआरए नहीं मिलेगा। एचआरए तो मालिक सबको देता है, लेकिन जब आप अपने ओन हाउस में रहते हो तो आपको रेंट ही पे नहीं करना पड़ता। और जब आप रेंट पे ही नहीं करोगे तो रेंट की जगह आप जीरो लिखोगे। अच्छा, जीरो में से कोई चीज माइनस करोगे तो वो माइनस में आएगा, लेकिन एग्जम्पशन कभी भी माइनस में नहीं मिलती तो हम इसको भी जीरो लिखेंगे। और इन तीनों में से लोअर भी क्या आएगा? जीरो। तो यू कैन नॉट क्लेम एग्जम्पशन। एग्जम्पशन एचआरए का तभी मिलता है दोस्तों जब हम रेंट पे कर रहे हो। अगर हम रेंट पे नहीं करेंगे तो हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यही बताया है पहले नंबर के पॉइंट में। एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल टू एन असेसी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस और नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। एग्जम्पशन नॉट अवेलेबल टू एन असेसी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस और नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट, तो मतलब आपको रेंट वाला एक्सपेंडिचर तो इनकर्ड करना ही पड़ेगा। अगर आप या तो खुद के मकान में रहो या कहीं और रहो, लेकिन आप रेंट अगर पे नहीं करोगे, कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप रेंट पे नहीं करोगे तो आपको हम एचआरए का कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, सैलरी का मतलब समझ में आ गया, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स। थर्ड पॉइंट है भाई साहब रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड का मतलब क्या होता है? रेलिवेंट पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच अकोमोडेशन वॉज ऑक्यूपाइड बाई द असेसी। जितने समय के लिए आप मकान रेंट पर लिए हो उतने समय का एग्जम्पशन निकलेगा। सपोज 12 महीने आपको पूरा एचआरए मिला, अप्रैल मई जून जुलाई, तो आप शुरू के 4 महीने में रेंट पर नहीं रहे, लेकिन आपने अगस्त से रेंट पर रहना शुरू कर दिया। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने की एग्जम्पशन आप निकालोगे, 4 महीने की एग्जम्पशन आप यहां पर नहीं निकालोगे। तो जितने पीरियड के लिए अकोमोडेशन रेंट पर लिया जाता है उतने ही पीरियड का एग्जम्पशन आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? देखो, इन केस ऑफ चेंज, ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इन केस ऑफ चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, चलो बता ही देता हूं, अब बात आ गई है तो। अगर इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, जैसे लाइक सैलरी, दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप लोग जब ये एग्जम्पशन निकालते हो एचआरए की, चिंता नहीं करना भाई, अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जब आप एचआरए की एग्जम्पशन को कैलकुलेट करते हो तो कौन कौन सी 4 चीजें काम आती हैं भाई? सबसे पहले दोस्तों हमारा यहां पर एचआरए काम आता है। अगर हमारा एचआरए पूरे 12 मंथ्स सेम रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर एचआरए ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाता है तो क्या एग्जम्पशन में भी चेंज आएगा? यस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं भाई, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनमें चेंज होने पर एचआरए की एग्जम्पशन में भी चेंज आने वाला है? बताओ कौन कौन से फैक्टर है। तो पहला फैक्टर है भाई साहब एचआरए, क्योंकि एचआरए मान लो आपको पहले 10,000 रुपए महीने मिलता था और बीच में ये एचआरए एम्प्लॉयर ने 12,000 पर मंथ कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, जब एचआरए का मंथली अमाउंट चेंज होगा तो क्या इससे एग्जम्पशन पर इफेक्ट आएगा? यस, डेफिनेटली आएगा। दूसरी चीज है भाई साहब रेंट। आप जो हाउस का रेंट पे करते हो, मान लो पहले आप 10,000 रुपया महीना पे करते थे, अब आप हाउस का रेंट 12,000 रुपया महीना पे कर रहे हो।
तो अगर रेंट बदल जाएगा तो दोस्तों जरा बताना क्या एचआरए की एग्जम्पशन भी बदलेगी? द आंसर इज यस। तीसरी बात है भाई साहब सैलरी। अच्छा, यहां सैलरी का मतलब तीन चीजों से है, बेसिक सैलरी, डीए इफ, कमीशन ऑन सेल्स। तो अगर सैलरी में कहीं पर भी चेंज आता है, सैलरी में कहीं पर भी चेंज आता है, तो ये मानकर चलना दोस्तों कि एचआरए की एग्जम्पशन में भी चेंज आएगा। एचआरए की जो एग्जम्पशन होती है उसके अंदर भी चेंज आएगा। चौथी चीज होती है हाउस का लोकेशन। जैसे मान लो आपने रेंट पर हाउस ले रखा है जयपुर में, तो आप सैलरी का 40% निकालोगे। अब सपोज करो आपका ट्रांसफर हो गया दिल्ली और आप दिल्ली में हाउस रेंट पर लिए हो, तो आप सैलरी का 50% करोगे। तो हाउस का जो लोकेशन होता है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों एग्जम्पशन निकालने में। तो ये चार चीजें होती है जिससे एग्जम्पशन पर इफेक्ट आता है। पहला एचआरए, दूसरा रेंट, तीसरा सैलरी और चौथा होता है भाई साहब मकान का लोकेशन। अगर ये चारों चीजें पूरे के पूरे ईयर में 12 मंथ्स सेम रहती है, सेम, तब तो एग्जम्पशन निकालना बहुत इजी है। बहुत इजी कैसे है? जितना एचआरए 12 मंथ्स का मिला है लिख लो, 12 मंथ्स का जितना रेंट पे किया है वो लिख लो, 12 मंथ्स की सैलरी। अच्छा, सैलरी में सब कुछ मत ले लेना, तीन चीजें लेना, बेसिक सैलरी, डीए इफ, कमीशन ऑन सेल्स। तो 12 महीने की ये तीन चीजें ले लो और उसका 10% करके माइनस कर दो, कितना आया। और फिर से सैलरी का 40% और इन सम केसेस 50%, वॉट एवर द केस। और इन तीनों में से जो भी लोअर होगा ना भाई, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा उतने अमाउंट की आपको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है दोस्तों? प्रॉब्लम कब आती है? सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब सपोज करो 1 अप्रैल से हमको एचआरए मिल रहा था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब कुछ अच्छा जा रहा था। 1 अगस्त को मालिक आया, 1 अगस्त को, और कहता है भाई मैं तुम्हारा रेंट बढ़ाऊंगा। और पता है मालिक ने क्या किया? जो मकान का मालिक था, एम्प्लॉयर नहीं, मकान का मालिक, मेरा रेंट 10,000 रुपया महीना चल रहा था भाई, उसको बढ़ाकर कर दिया 15,000 रुपया महीना। मैंने कहा जी ऐसा अत्याचार ना करो, कि कितने दिन हो गए मैंने रेंट नहीं बढ़ाया, तुम तो बोलते नहीं हो, और भाई साहब अगले महीने से 15,000 रुपया महीना किराया लगेगा, ठीक है। रहना है तो रहो, नहीं ये रास्ता देखो। बताओ दोस्तों दिल पर कितना बुरा लगा होगा, कितना गंदा लगा होगा। 10,000 से किराया सीधा 15,000 महीना। कब हुआ? 1 अगस्त को। फिर दोस्तों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब बढ़िया चल रहा था। 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2022 को मालिक ने बुलाया कि अरे भाई, मालिक मतलब एम्प्लॉयर ने बुलाया कि अरे एम्प्लॉई बड़ा काम अच्छा कर रहे हो। कि मालिक करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है, घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं। कि भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूं, और तुम्हारी जो सैलरी 50,000 रुपया महीना है, इसे मैं बढ़ाकर सीधा 60,000 रुपया महीना कर रहा हूं। कि मालिक ये तो बहुत खुशी की बात है, इसीलिए तो बुलाया तुम्हारे को। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या 1 जनवरी से सैलरी में चेंज आया? यस, चेंज आया। लेकिन दोस्तों जनवरी और फरवरी तो सब कुछ बढ़िया था। 1 मार्च को, 1 मार्च 2022 को हमारा ट्रांसफर हो गया दिल्ली से चंडीगढ़। चंडीगढ़ दिला दे घर चंडीगढ़ में। दिल्ली से कहां हो गया? चंडीगढ़ में। 1 मार्च को हमारा ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया। बताओ जब दिल्ली में थे तो 50% करते होंगे सैलरी का, अब चंडीगढ़ में चले गए हो
तो सैलरी का 40% करोगे, पक्की बात है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जो हमारी क्या है इंफॉर्मेशन, इसके अंदर चेंज आ गया। इसके अंदर क्या आ गया भाई लोगों, चेंज आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एग्जम्पशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये हमें अलग अलग पार्ट्स में निकालनी पड़ेगी। ये देखो, ये एग्जम्पशन थी ना हमारी, एक्चुअल एचआरए रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 और 50% ऑफ सैलरी, वॉट एवर द केस, विच एवर इज लोअर, ये करना पड़ता था। तो ये काम भाई साहब अब आपको कैसे करना पड़ेगा, देखो हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 21-22 है। तो 1 अप्रैल 2021 से सब कुछ सही चल रहा है। 1 ऑगस्ट को हमारे रेंट में चेंज आ गया, 1 ऑगस्ट को हमारे रेंट में चेंज आ गया। इसका मतलब हमें 31 जुलाई तक का कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा। फिर 1 अगस्त से हमारा रेंट बदल गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 5 महीने। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने की कैलकुलेशन अलग होगी, 5 महीने की कैलकुलेशन अलग होगी। फिर 1 जनवरी 22 से जनवरी और फरवरी, 2 महीने की कैलकुलेशन अलग होगी। और फिर मार्च, अच्छा मार्च हमारा फिनिश होता है 31 मार्च को, तो 1 महीने की कैलकुलेशन अलग होगी। तो जो कैलकुलेशन हम पूरे 12 मंथ्स की एक साथ कर लेते थे, पूरे 12 महीने का जो कैलकुलेशन हम एक साथ कर लेते थे, उसे अब हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 4 महीने का अलग, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उस 4 महीने में हम ये लिखेंगे 4 महीने का एचआरए, 4 महीने का रेंट, 4 महीने की सैलरी का 10%, 4 महीने की सैलरी का 40 या 50%, विच एवर इज लोअर। फिर हमें ये जो 5 महीने हैं अगस्त से दिसंबर, उसका कैलकुलेशन अलग करना है, एक्चुअल एचआरए 5 महीने का, रेंट 5 महीने का, सैलरी 5 महीने का, उसका 10% ये करना है। फिर हमको 2 महीने का कैलकुलेशन अलग करना है और लास्ट के 1 महीने का कैलकुलेशन अलग करना है। तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, ऐसे हम 4 बार बोलेंगे लोअर 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 लोअर। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये जो लोअर लोअर है, इन चारों में जितना लोअर लोअर अमाउंट आएगा, इस सब का आप क्या कर लो भाई साहब, टोटल कर लो। ये कहलाएगी हमारी टोटल एग्जम्पशन। ये जो टोटल आएगा भाई साहब, ये हमारी टोटल एग्जम्पशन है। तो टोटल एचआरए भी है हमारे पास और माइनस टोटल एग्जम्पशन भी है हमारे पास, और जो बैलेंस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल एचआरए। जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल एचआरए है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम आप 12 मंथ्स का एक साथ कर सकते थे, उसे आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में करना पड़ेगा। चलो मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट समझ में आ गया। इन केस ऑफ चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक सैलरी, रेंट, एचआरए, लोकेशन, then exemption will be calculated separately for different period in which informations are same। जितने जितने पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन सेम रही है, उतने उतने पीरियड का कैलकुलेशन आपको अलग अलग करना पड़ेगा। चलो मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी एक बार करके दिखाता हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं भाई आप लोगों को, है ना। ये देखो, तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बैंक का। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, जो हमारी अमित खांडल क्लासेस ऐप है। तो जो भी कोर्स आपने पर्टिकुलरली सब्सक्राइब किया है, वहीं पर आप देखेंगे तो वहां मेरे लेक्चर भी हैं स्टोर के अंदर, जो आपका सब्सक्राइब कोर्स है, और वहीं पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज। हर चैप्टर का मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक वहां पर दिया है, लेटेस्ट अपडेटेड। चलो तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो,
तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, सॉरी, इसमें मैं आपको सैलरी में एचआरए का क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही है क्वेश्चन बैंक का। मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसिप्ट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ये जो हमारा मिस्टर राजकुमार है, इसको फॉलोइंग रिसिप्ट्स मिल रही है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। देखो, पहला, बेसिक सैलरी मिल रही है 40,000 रुपए महीने। बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है भाई? 40,000 रुपीज पर मंथ हमारे को बेसिक सैलरी मिल रही है। दूसरा, हमारे को डीए मिल रहा है, डीए। अच्छा, डीए कितना मिल रहा है भाई? डीए मिल रहा है 6,000 रुपया महीना, 6,000 पर मंथ का हमको डीए मिल रहा है। इसके बाद हमको कमीशन मिल रहा है। कमीशन कितना मिल रहा है? 50,000 पर एनम। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन पर मंथ में नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमको पर एनम दी गई है। कमीशन जो है वो हमारे को यहाँ पर एनम दिया गया है। उसके बाद हमने मोटर कार यूज लिए, पर्सनल यूज लिया है मोटर कार का, और उसके सारे एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो मोटर कार से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, मोटर कार हमने पढ़ी भी नहीं है। एचआरए हमको मिला है भाई 15,000 पर मंथ। एचआरए कितना मिला है? हाउस रेंट अलाउंस हमको मिला है 15,000 रुपया महीना। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन। आपको एचआरए की एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी है टू मिस्टर राजकुमार, अज्यूमिंग दैट ही पेड रेंट ऑफ 16,000 पर मंथ। आपको ये अज्यूम करना है कि राजकुमार 16,000 रुपए महीने का रेंट पे कर रहा है। 16,000 रुपए महीने का क्या पे कर रहा है? रेंट, फॉर हिज अकोमोडेशन एट कानपुर। और ये जो रेंट पे किया जा रहा है दोस्तों, ये कानपुर पे किया जा रहा है, कानपुर। डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड द डीए इज गिवन फॉर द पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो जितना भी डीए यहां पर दिया गया है, दिस इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको एग्जम्पशन निकालना है। चलो मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट होगी यहां पर। तो अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, ठीक है। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है दोस्तों? देखो एक बार, प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम तो ये मानते हैं जी पूरे 12 मंथ्स का कैलकुलेशन है। अज्यूम कर लो 2021-22। पहला पॉइंट क्या था भाई? एचआरए रिसीव्ड। अब देखो एचआरए कितना मिला है हमारे को यहाँ पर। एचआरए हमारे को कितना मिला है? एचआरए हमको मिला है 15,000 पर मंथ, है ना। तो 15,000 इंटू 12। कैलकुलेटर निकाल लो भाई सब लोग अपना अपना। तो 15,000 इंटू 12, ये हो गया हमारा 1,80,000। दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी जो वर्ड है, मैंने समझाया था एचआरए में सैलरी का मतलब क्या है। तो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, जितने में आपका फाइनल क्वेश्चन आएगा, आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे एक नोट डालोगे, वर्किंग नोट, मीनिंग ऑफ सैलरी। अच्छा, मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी, डीए इफ, और कमीशन ऑन सेल्स। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरी बेसिक सैलरी 40,000 रुपया महीना है। तो 40,000 रुपया अगर महीना है, तो 40,000 इंटू 12, ये आएगा 4,80,000। अच्छा, डीए कितना है हमारा? डीए, डीए कितना है? डीए है 6,000 रुपया महीना, और नीचे साफ लिखा हुआ है कि डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो देखो जितना डीए है, अगर 40% बोलता तो 40 लेते, 60 बोलता तो 60 लेते, 70 बोलता तो 70 लेते, पर इसने तो पूरा ही रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बोला है। इसका मतलब जो डीए है उसका पूरा का पूरा 100% ही
रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो आप यहां पर ले लो भाई 6000 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 72,000, है ना, 72,000 आ जाएगा, 72,000। इसके बाद आप लोग ले लो कमीशन ऑन सेल्स। अब बताओ यहां पर कमीशन ऑन सेल्स है क्या? नहीं। यहां पर दोस्तों सीधा सीधा आपको केवल कमीशन ही दिया है, यहां पर कमीशन ऑन सेल्स आपको नहीं दिया गया है। ये फिक्स कमीशन है 50,000 रुपए पर एनम, तो भाई पूरा कमीशन आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला था ना फिक्स कमीशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कमीशन ऑन सेल्स तो ही लेना, या ऐसा होगा कि कमीशन का परसेंटेज दिया हुआ होगा और आपको सेल्स या टर्नओवर दिया हुआ होगा तो आपको परसेंटेज निकालना है। अगर आपको फिक्स कमीशन देता है भाई तो उसको मत ले लेना, ये फिक्स कमीशन है तो ये नहीं आएगा यहाँ, इसको लेने का मतलब गलत कर रहे हो आप। चलो तो हमारा सैलरी कितना हो जाएगा, 4,80,000 प्लस 72,000, तो ये आ जाएगा 5,52,000, ये हमारा सैलरी आ जाएगा, राइट। ये जो है हमारा सैलरी आ जाएगा 552। तो रेंट पेड कितना किया है हमने, 16,000 किया है, तो 16,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा सैलरी कितनी है हमारी, 5,52,000 है। वन 36,800, 136,800। थर्ड में आ जाओ आप। अच्छा बताओ यहाँ पर आप 40% लोगे या 50% लोगे? कानपुर में रहता है, कानपुर में, तो कानपुर में तो भाई 40 लेंगे, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई नहीं है, तो 40% किसका लोगे, सैलरी का। सैलरी वही है हमारी 5,52,000, तो 20,800। इन तीनों में से जो लोअर होगा, बताओ जी तीनों में से लोअर क्या है, इन तीनों में से लोअर क्या है, 180 लोअर है, 136,800 लोअर है, या 220,800? 136,800, ये हमारी एग्जाम्शन आएगी। हमसे पूछी भी एग्जाम्शन ही है कि भाई एचआरए का जो एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन, तो लोअर जो आएगा ना, लोअर, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्शन, ये हमारा एग्जाम्शन है। अच्छा दोस्तों मुझे एक बात बताओ, वो अगर आपसे टैक्सेबल एचआरए पूछे तो, अगर वो आपसे टैक्सेबल एचआरए पूछेगा तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखोगे टोटल एचआरए। अच्छा दोस्तों टोटल एचआरए हमको कितना मिला है, टोटल एचआरए हमको मिला है 1,80,000, टोटल एचआरए हमको मिला है 1,80,000, माइनस करेंगे एग्जम्पशन, तो एग्जम्पशन हमारी माइनस हो जाएगी 136,800, 136,800, तो 1,80,000 में से, तो ये माइनस करने के बाद आपका बचेगा 43,200, तो ये आएगा हमारा टैक्सेबल, इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल एचआरए। 43,200 जो है, 43,200 जो है इसको हम टैक्सेबल एचआरए बोलेंगे। वैसे हमसे टैक्सेबल एचआरए पूछा नहीं, अगर पूछता तो ये आंसर होता, हमसे तो केवल एग्जामिशन पूछी है। तो देख लो भाई ये सारा समझ में आया होगा आपको, मैं दिखा भी देता हूं एक बार। ये 180 एचआरए मिला, उसमें से एग्जामिशन मिलेगी, इसके लिए नोट डालो। एग्जामिशन में एक्चुअल अमाउंट आ गया आपका 180, इसके बाद में आ गया एक्सेस ऑफ एक्चुअल रेंट पेड बाई ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो ये हमारा रेंट पेड है। सैलरी हमने जो ली है उसमें डीए और बेसिक आएगा, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली, 40 + 6, इसका 12 से मल्टीप्लाई करके 10% माइनस कर लो, तो ये निकल कर आ जाएगा 40% ऑफ सैलरी, ये कर लो। इन तीनों में से जो लोअर होगा वो हम निकाल लेंगे, तो लोअर क्या आएगा, ये 136,800, ये लोअर आएगा। अच्छा लोअर की एग्जाम्पशन ले लो, टैक्सेबल एचआरए हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 1 क्लियर है सब लोगों को, है ना। क्वेश्चन 2 मैंने कल करा ही दिया था आप लोगों को। इसके बाद
ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के क्वेश्चन है। आपको मैं यहाँ पर और भी क्वेश्चंस देता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, इसे आप लोग जरूर करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। या ऐसा करता हूँ भाई, एक क्वेश्चन इसका भी मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशंस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हम एक बार कर लेते हैं। एचआरए का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो चेंज वाली इंफॉर्मेशन का भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करवा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों कैसे सॉल्व होगा। देखो एक बार पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना। एक बार पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमें क्या कहता है दोस्तों, मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड ऑन बेसिक सैलरी। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद एक्स वाई लिमिटेड ऑन बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। 10,000 रुपए महीने मिस्टर मोहित का बेसिक सैलरी है। ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू डीए। को डीए मिलता है बेसिक का 100%। मतलब अगर हमारा बेसिक 10,000 है तो 10,000 का 100%, 10,000 हमारा डीए। लेकिन उसमें से 50% इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, 50% इज पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर वो ये बोल रहा है कि 50% इज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है ना दोस्तों, इसका मतलब भी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। तो 10,000 जो है वो तो हमारी हो जाती है बेसिक सैलरी। फिर हम करेंगे 10,000 का 50%, मतलब 5,000, तो ये होगा हमारा डीए। कंपनी गिव्स हिम एचआरए ऑफ 6,000 पर मंथ। एचआरए जो है, एचआरए वो हमें क्वेश्चन में दिया है 6,000 रुपया महीना, विच इज इंक्रीज। फिर बाद में जो है एक एक 22 से, एक 22 से ये एचआरए हमारा 6,000 की जगह बढ़कर 7,000 हो जाता है, 7,000 हो जाता है। ठीक है, 6,000 से बढ़कर जो है ये हमारा 7,000 हो जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/22, 1/1/2022। ही ऑल्सो गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 पर मंथ इन हिज बेसिक सैलरी। उनकी जो बेसिक सैलरी है उसमें भी 1,000 रुपये महीने का इंक्रीमेंट हुआ है 1 फरवरी 2022 से। मतलब जो बेसिक सैलरी है वो बेसिकली 10,000 रुपये महीने है। ठीक है, लेकिन 1 फरवरी 22 से ही गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 पर मंथ। तो मतलब जो सैलरी हमारी पहले 10,000 थी वो अब 11,000 हो गई। ठीक है, जो सैलरी हमारी 10,000 रुपये महीने थी बेसिक सैलरी, उसके अंदर 1,000 रुपया महीना हो गई। कब से हुई है, 1 फरवरी 2022 से ये हमारी 11,000 रुपये महीने हो गई। रेंट पेड बाई हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 इज एज अंडर। जो रेंट पे किया गया है प्रीवियस ईयर 21-22 में वो भी आपको बता रखा है। अप्रैल और मई में कोई रेंट पे नहीं किया बिकॉज वो पेरेंट्स के साथ रहता था। तो मुझे बताओ अप्रैल और मई में आपको एग्जम्पशन मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था एग्जम्पशन लेने के लिए रेंट का पे होना बहुत जरूरी है। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने, 6,000 रुपये महीने का हमने रेंट पे किया है।
और वो हमने गाजियाबाद में पे किया है, गाजियाबाद में। फिर हमने नवंबर 2021 से मार्च 22 तक 8,000 रुपए महीने का रेंट पे किया है और ये हमने दिल्ली में पे किया है दोस्तों। कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी, आपसे केवल एचआरए नहीं पूछा है, आपसे ग्रॉस सैलरी पूछी है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब होता है दोस्तों प्रीवियस ईयर 2021-22। असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर 21-22, assuming he has not opted for the provisions of section 150 AC। तो ये जो 115 BAC जिसको हम ऑप्शनल स्कीम बोलते हैं, ये हमने यहाँ पर नहीं लगाई है, ऐसा मानना है। क्योंकि दोस्तों 115 BAC आप जानते हो वहां पर एक अलग तरह की टैक्स रेट है, तो लॉ कह रहा है हमने उसको फॉलो नहीं किया है, तो इसका मतलब हम एचआरए की एग्जम्पशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम 115 BAC वाले ऑप्शन को लेते हैं तो दोस्तों वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हमारे को हो जाती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, जो एचआरए की एग्जम्पशन हम पूरे 12 मंथ्स की एक साथ निकालते थे, वो अब हमें पार्ट्स में निकालनी पड़ेगी। वो हमें जो है ना पार्ट्स में निकालनी पड़ेगी। पार्ट्स में कैसे निकालनी पड़ेगी, वो मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। जैसे देखो, अप्रैल और मई का तो हमें एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं, 2 महीने का तो हम एग्जम्पशन ही नहीं ले पाएंगे। इसके बाद मई के बाद अगर आप देखो तो जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, मतलब जून से लेके अक्टूबर, इसका हमें अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर से हमारा रेंट चेंज हो गया है, ठीक है। इसके बाद नवंबर से लेकर 1 जनवरी को एचआरए बदल गया दोस्तों, 1 जनवरी को एचआरए बदल गया, तो नवंबर और दिसंबर का हमें एक साथ निकालना पड़ेगा क्योंकि जनवरी से हमारा क्या चेंज हो गया है, एचआरए चेंज हो गया है। अच्छा, जनवरी में अकेला निकलेगा, फिर 1 फरवरी को बेसिक सैलरी बदल गई। देखो कितने चेंज हुए हैं, तो हम फरवरी का और मार्च का, क्योंकि मार्च में फिर कोई चेंज नहीं आया, तो हम फरवरी और मार्च का अलग निकालेंगे। तो हमें कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी दोस्तों, अप्रैल और मई की एग्जम्पशन तो हम ले ही नहीं पाएंगे, पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इसका अलग निकलेगा। ये देखो अप्रैल से मई का अलग निकलेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं क्योंकि इसमें जीरो आनी है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का अलग आएगा, नवंबर दिसंबर का अलग आएगा, जनवरी का अलग आएगा और फेब और मार्च का अलग आएगा। क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर इंफॉर्मेशन में क्या आया है, चेंज आया है। अब आपको क्या करना है भाई, आपको बहुत सिंपल है, आपको एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल सैलरी, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल सैलरी। फॉर्मेट याद है आपको, ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी? फॉर्मेट में मैंने क्या लिखवाया था, सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लो। आपको टोटल सैलरी निकालने के लिए बोल रहा है, केवल एचआरए नहीं निकालना, टोटल सैलरी निकालनी है। तो अगर मैं बेसिक सैलरी यहां पर लूंगा दोस्तों, बेसिक सैलरी, तो आप देखो मेरी बेसिक सैलरी में चेंज आया है, 1 फरवरी से 11,000 हो गई है बेसिक सैलरी। तो इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, मतलब 10 महीने की तो 10,000 ले लो, 10 महीने की तो 10,000 ले लो। फरवरी और मार्च, 2 महीने की 11,000 ले लो। तो ये मेरी बेसिक सैलरी 1,22,000 निकल कर आ जाएगी। एक बार मैं आपको इसमें टिक लगवा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, तभी दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, डीए जितना भी मिला है, देखो जब आप टोटल सैलरी निकालते हो, तो जितना डीए है सारा लेना पड़ता है, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो और चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट ना हो। क्योंकि अभी मैं एचआरए नहीं निकाल रहा, जब मैं एचआरए की एग्जम्पशन निकालूंगा तो मैं वहां पर डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लूंगा। अभी मैं टोटल सैलरी निकाल रहा हूं तो मुझे पूरा डीए लेना है। तो जितना मेरा बेसिक सैलरी होगा उसका पूरा 100% मिला है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 100%, बेसिक का 100% है डीए, तो मैं पूरा लूंगा। हाँ, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या नहीं है अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, वो जब मैं एचआरए की एग्जम्पशन कैलकुलेट करूंगा तब देखूंगा। तो भाई जितनी मेरी बेसिक है उतना मेरा डीए है। अब आ जाओ भाई साहब एचआरए पर। अच्छा, एचआरए जो होगा, एचआरए में क्या होगा भाई,
जितना टोटल मिला है वो हम लिखेंगे और माइनस एग्जम्पशन को हटाने के बाद केवल हम बाहर क्या लाएंगे, टैक्सेबल पार्ट लाएंगे। जो भी हमारा टैक्सेबल पार्ट है वो लाएंगे। अब हम एग्जम्पशन कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो दोस्तों यहां इंफॉर्मेशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैंने आपको बोला था जब इंफॉर्मेशन में बार बार चेंज आता है तो एग्जम्पशन उतने पीरियड के लिए आपको सेपरेटली निकालना पड़ता है। तो अप्रैल और मई 2 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना, नवंबर दिसंबर 2 महीना, जनवरी 1 महीना, फरवरी मार्च 2 महीना। अच्छा, बेसिक सैलरी लिख लो कितनी कितनी थी पर मंथ, क्योंकि आपको सैलरी का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो बेसिक सैलरी देखो 10,000 10,000 10,000, बाद में वो 11,000 हो गई थी महीने की। अच्छा, जितनी आपकी बेसिक है उसका 100% है डीए। डीए तो उसका 100% है, लेकिन हमें एचआरए की एग्जाम्शन में पूरा डीए लेना पड़ता है या रिटायरमेंट बेनिफिट वाला लेना पड़ता है? सर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो देखो क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जितना डीए है उसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोले या रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बोले एक ही बात होती है। तो भाई साहब आप यहां पर 50% कर लो। तो जब आप 50% करोगे तो देखो 5,000 5,000 5,000 5,000 5,500। तो सैलरी पर मंथ कितनी हो जाएगी भाई? अच्छा, कमीशन ऑन सेल्स है नहीं क्वेश्चन में, कमीशन ऑन सेल्स है नहीं, तो बेसिक और डीए को जोड़ लिया हमने, ये हो गया। अब ये हमारा रेलिवेंट पीरियड हो गया, 2 महीने 5 महीने 2 महीने 1 महीने 2 महीने। तो रेलिवेंट पीरियड की ये हमारी क्या आ गई, सैलरी आ गई। अब हम एग्जम्पशन भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जम्पशन कैसे निकलती है? अच्छा, रेंट निकाल लो, रेंट इस पीरियड में। अच्छा, पहले 2 महीने में रेंट क्या था, 0। फिर 5 महीने में क्या था, 6,000। फिर 2 महीने में क्या था, 8,000। फिर 1 महीने में क्या था, 8,000। फिर 2 महीने में क्या था, 8,000। ठीक है। ऐसे ही एचआरए, पहले 6,000 था 2 महीने का, फिर 6,000, फिर 6,000। हाँ, फिर जनवरी में 7,000 हो गया था 1 महीने का, फरवरी मार्च में भी 7,000 हो गया था। अब हम एग्जम्पशन निकाल लेंगे। तो भाई कैसे निकालते हैं एग्जम्पशन? एग्जम्पशन कैसे निकालते हैं? तो पहला वाला जो पीरियड है उसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग निल आएगा, क्योंकि आपने रेंट पे नहीं किया। तो पहले वाले 2 महीने में कोई एग्जम्पशन नहीं आएगी बिकॉज रेंट पे नहीं किया। बाद वाले 2 महीने में आप निकाल लो, एक्चुअल एचआरए लिख लो जितना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस, ये देखो ये रेंट पेड है, ठीक है, सॉरी ये रेंट पेड माइनस, जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। जैसे हमने मान लो रेंट पे किया है 30,000 का, और माइनस है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी हमारी है 75,000, 10% ऑफ, तो ये 22,500 आएगी। ऐसे ही आपको इस पीरियड का इस पीरियड का इस पीरियड का करना है। इसमें 40% लेंगे, फिर हम दूसरे जगह चले गए तो वहाँ 50 लेंगे, ठीक है, फिर हम 50 लेंगे क्योंकि हमारा क्या हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, ये देखो। फिर हम दिल्ली में चले गए थे तो फिर हम 50% लेंगे 40 की जगह, ठीक है। ये हम 50% लेंगे, इसके बाद से 50 लेंगे। अच्छा, जो लोअर होगा उसकी एग्जम्पशन मिलेगी। इन तीनों में से जब भी लोअर आएगा उसकी एग्जम्पशन मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर लोअर कौन सा आ रहा है, 22,500 आ रहा है। इसमें लोअर कौन सा आ रहा है, 12,000 आ रहा है। इसमें लोअर कौन सा आ रहा है, 6,500 आ रहा है। इसमें लोअर कौन सा आ रहा है, 12,700 आ रहा है। तो ये लोअर हमने लिख लिए क्योंकि यहाँ तो निल है, रेंट पे नहीं किया। तो टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। टैक्सेबल एचआरए कैसे आएगा, देखो इस पीरियड का जितना एचआरए मिला है, इस पीरियड का जितना एचआरए मिला है वो आपको पता ही है। एक्चुअल एचआरए में से एग्जम्प्ट एचआरए हटा लो, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा आपका, 21,300, 21,300 आएगा। तो टोटल एक्चुअल एचआरए में से मैंने एग्जम्प्ट वाला जो एचआरए था वो माइनस कर दिया, तो ये मेरा टैक्सेबल एचआरए निकल कर आ गया। टैक्सेबल एचआरए का टोटल कितना आया, 21,300। तो ये 21,300 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 21,300 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये मेरे टोटल टैक्सेबल, ये मेरी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो हमसे क्वेश्चन में केवल टैक्सेबल एचआरए नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी पूछी थी। तो ये दोस्तों मेरी ग्रॉस सैलरी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको केवल टिक लगवाया है सॉल्यूशन में से देख के।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप बिना देखे अपनी कॉपी में सॉल्व करो। मिस्टेक होती है, होने दो। जैसे मिस्टेक होगी दोस्तों, आपको पता चलेगा, आप दोबारा करो कॉपी में, तो आपका प्रैक्टिस होएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप दोबारा से कॉपी में सॉल्व करें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवा के चलूंगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। मिलते हैं दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू वेरी मच।